हेलो एवरीवन। एमपीएच 003 ये पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। और पेपर जो आया है जून 24 में, वही वाला पेपर है। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर एनी थ्री पार्ट्स। देखो, प्रत्येक क्वेश्चन जो है ना 5 नंबर के हैं। हमें करना 3 है। और टोटल क्वेश्चंस हैं A B C D एंड E। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चंस दिए हैं और उनमें से हमें करने हैं 3 क्वेश्चंस 15 नंबर के। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज गॉस लॉ टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म इनफाइनाइट लाइन चार्ज कैरिंग linear charge density lambda. Give appropriate diagram. ओके, क्वेश्चन तो सभी के पास है, नहीं है तो नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, प्लेन शीट पे आते हैं। पेपर 2 मैंने ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया था, सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया था। वो जब मैं रेगुलर जो थ्योरी के साथ पढ़ा रहा हूँ चैप्टर, उसमें सॉल्व कर दूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है MPH 003। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ये है पेपर जून 24 का। इसमें आए हुए पेपर हैं जून 2024। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट एक सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। यूज गॉस लॉ टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म infinite line charge carrying linear charge density lambda. Give appropriate diagram. डायग्राम में भी 1 मार्क्स है, 4+1 मार्क्स है जो मार्किंग पैटर्न है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो सॉल्व किया जाए। पहले हम डायग्राम ही ड्रॉ कर देते हैं। तो डायग्राम के लिए, क्योंकि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, ये जो है ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और जिसके लिए हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दे दिया गया है। ठीक है, तो अब एक और ले लेते हैं। यहाँ पे लाइन चार्ज दिखाना है हमें, तो ये ले लो डायग्राम। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो इसमें चार्ज डिफरेंट कलर से दिखा देते हैं। ये हाईलाइट नहीं हो रहा ठीक से, जस्ट वेट।
ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका एक एंड जाएगा प्लस इन्फिनिटी के टुवर्ड्स, दूसरा एंड जाएगा माइनस इन्फिनिटी के टुवर्ड्स, मतलब एंडलेस वायर होगा। और इस चार्ज लाइन चार्ज की वजह से हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक एक्सप्रेशन हमें ड्राइव करना है। तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट के थ्रू क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जाए। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। ये गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस की जो लेंथ है वो हम ले लेते हैं एल। और गॉसियन सरफेस हम उस पॉइंट के थ्रू पास कराते हैं, लेंथ कैपिटल एल लिख लेते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट के थ्रू हमें, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव करना है। ओके, तो अब जो सिलिंड्रिकल जो मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, ये गॉसियन सरफेस, क्लोज्ड सिलिंड्रिकल सरफेस, लाइन चार्ज के लिए सिमेट्रिकल बॉडी यही होता है। तो ये मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। जिस डिस्टेंस पे लाइन चार्ज से हमें फील्ड निकालना है, जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा इस गॉसियन सरफेस का रेडियस। तो रेडियस दिखा देते हैं। तो ये आ गया रेडियस। तो रेडियस लिख देते हैं आर। ठीक है, तो अब ये जो क्लोज्ड गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया है, इसमें हम एक छोटा सा एलिमेंट्री लेते हैं, एलिमेंट्री एरिया ये ले लिया। ये एलिमेंट्री एरिया कर्व्ड सरफेस के लिए, और इस कर्व्ड सरफेस के थ्रू पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे। क्या होगा, तो ये दिखा दीजिए डायरेक्शन फील्ड का, रेडियली आउटवर्ड जाएगा। नॉर्मली आउटवर्ड कह सकते हो, रेडियली आउटवर्ड कह सकते हो। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर ई की डायरेक्शन। और ये जो एरिया वेक्टर है, इस एलिमेंट्री पार्ट का एरिया वो है ds, वेक्टर ds। अब एक एलिमेंट्री सरफेस यहां दिखा दीजिए। एरिया वेक्टर हमेशा याद रखिएगा किधर जाता है, अवे फ्रॉम इंटीरियर्स, आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। इस जो ये जो फेस है, एंड फेस जो कि सर्कुलर है, यहाँ एरिया वेक्टर ds दिखा दिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही होगा, रेडियली आउटवर्ड यहाँ दिखा दो। ये है फील्ड की डायरेक्शन, वेक्टर ई। एंगल यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री। एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच एंगल यहाँ 90 डिग्री है।
और कर्व सरफेस के लिए देखो तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे एंगल क्या है, 0 डिग्री। ठीक है, और यहाँ एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। थीटा मैंने लिख रहा हूँ, मैंने एंगल को थीटा लिखा है। ठीक है, तो ये तो डायग्राम है, एक 1 मार्क्स इसके लिए है आपके पास, एक नंबर डायग्राम पे। तो डायग्राम कंप्लीट। अब आगे हम लिखते हैं। तो सबसे पहले जो हमने कंसिडर किया है, वी कंसीडर an infinitely long an infinitely long wire carrying uniform linear charge density lambda। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया है, लैम्डा है। कंसिडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर carrying uniform linear charge density lambda। uniform linear charge density lambda। ओके, अब यहाँ पर गॉस लॉ अप्लाई करके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। लेट अस अप्लाई गॉस लॉ to determine the electric field at a distance r from the wire at a distance r from the wire, we know that an infinite line charge distribution has cylindrical symmetry। ठीक है, तो गॉसन सरफेस कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा। ठीक है, नाउ
The gaussian surface is a surface of a right circular cylinder is a surface of right circular cylinder of radius r. और लेंथ कितना है जो मैंने गॉसियन सर्किल ड्रॉ किया है? L. And length L coaxial with the wire coaxial with the wire as shown in figure. डायग्राम मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिया है. ओके, ये है डायग्राम. लेंथ L है और रेडियस R है सिलेंडर का, देख रहे हो? लेंथ L, रेडियस R. जो हमने गॉसियन सर्फेस ड्रॉ किया है उसके लिए. अब सिलिंड्रिकल सिमेट्री की वजह से आगे थोड़ा सा और लिखते हैं. ड्यू टू सिलिंड्रिकल सिमेट्री, देखो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पे लो, हर पॉइंट पे सेम होगा. रेडियली आउटवर्ड जाएगा, रेडियली आउटवर्ड जाएगा, तो मतलब फील्ड की मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड होगा. तो यही हमें लिखना है. ड्यू टू, थोड़ा पेन चेंज करते हैं. ड्यू टू cylindrical symmetry due to cylindrical symmetry the magnitude of the electric field of the electric field is the same for all the points is the same
all points on the cylindrical surface of radius r and can be treated as constant for that particular surface. That particular surface. The direction of the electric field. अब देखो रेडियली आउटवर्ड कहने का मतलब रेडियस क्या होगा, कर्व सरफेस पे नॉर्मल होगा तो हम इसे नॉर्मली आउटवर्ड भी कह सकते हैं या फिर नॉर्मल टू द सरफेस कह सकते हैं डायरेक्शन को। द डायरेक्शन of the electric field is normal to the surface. Is normal to the surface. Is normal to the surface at all points. Is normal to the surface at all points. As shown in figure. डायग्राम देख लीजिए, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लोगे वो नॉर्मल ही आएगा, नॉर्मली आउटवर्ड ही जाएगा, कहीं भी ले लो, किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मल ही होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो नॉर्मली आउटवर्ड होगा, नेगेटिव चार्ज होता तो नॉर्मली इनवर्ड होता, पॉजिटिव में नॉर्मली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज होता तो नॉर्मली इनवर्ड। फॉर पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम द wire's axis. If the charge on the wire were negative, the electric field would point inwards, that is towards the wire's axis. Okay, तब आगे की बात करें। Since vector E and vector ds are parallel to each other, for each area element
for each area element on the curved part on the curved part of the cylinder's surface. So we can write vector E dot ds equals to E ds cos theta, and in this case क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए एंगल 0 डिग्री होगा और कॉस जीरो क्या होता है 1। तो ये क्या हो जाएगा ई डी एस। चेक कर लीजिए आप। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों वेक्टर के बीच एंगल क्या होगा 0 डिग्री। तो ये होगा ई डी एस कॉस जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एलिमेंट्री एरिया ये हो गया 0 डिग्री, तो ये आ गया ई डी एस कॉस जीरो 1 हो गया। तो वेक्टर ई डॉट डी एस इक्वल टू आया ई डी एस, इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे जो एंड फेसेस है सिलेंडर का, उसकी बात करेंगे। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स at all points through both circular ends both circular ends of the cylinder is 0, because vector E and vector ds area vector are perpendicular to each other, are perpendicular to each other on these ends। तो एंड फेस जो है ना वो सर्कुलर है, प्लेन सरफेस, और वहां पर फील्ड की जो डायरेक्शन है वो देखो, फील्ड की डायरेक्शन तो वही है जो है। एरिया वेक्टर देखो क्या है, तो एंगल इन दोनों वेक्टर के बीच क्या हो गया 90 डिग्री।
कॉस 90 लेंगे क्या होगा, जीरो। बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ई डी एस कॉस 90, तो क्या हो गया, जीरो हो गया। ओके, तो देयर फोर द प्रोडक्ट द स्केलर प्रोडक्ट, वो क्या है, प्रोडक्ट वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज फाइनाइट only for is finite, जस्ट वेट, यहाँ पे मैंने ये कंसिडर, चलो यहाँ पे लिख देते हैं बीच में। तो यहाँ पे ये क्या होगा, दैट इज वेक्टर ई डॉट डी एस एंड सरफेस के लिए, जो एंड फेसेज है उसके लिए लिखें क्या होगा, ई डी एस कॉस 90 डिग्री। और क्योंकि कॉस 90 डिग्री क्या होता है, जीरो, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया जीरो। अब हम बात कर रहे हैं देयर फोर द प्रोडक्ट वेक्टर ई डॉट डी एस इज फाइनाइट, तो ये फाइनाइट वैल्यू सिर्फ देगा किसके लिए, कर्व सरफेस के लिए, ठीक है ना, इज फाइनाइट ओनली फॉर द कर्व पार्ट ऑफ द cylindrical surface, is finite only for the curved part of the cylindrical surface. Thus from Gauss law we have integration throughout the surface area, closed surface area, और E dot ds equals to ये हो जाएगा वेक्टर E डॉट ds, तो ये जो है ये हो जाएगा जस्ट, तो ये हो जाएगा E ds cos 0 डिग्री, और cos 0 1, वो तो हम पहले ही सॉल्व कर लिए इक्वेशन वन में। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, डबल इंटीग्रेशन दिखाने का मतलब कि हम एरिया एरिया इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई, और डी एस का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल, सिलेंडर का एरिया, 2 पाई आर एल सिलेंडर के जो कर्व सरफेस हैं उसका एरिया। और गॉस लॉ क्या कहता है, ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये क्या होगा, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, क्यू टोटल इनक्लोज्ड
शॉर्ट में लिख लें इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया इक्वेशन सेकंड। ओके, क्योंकि ई कांस्टेंट है इसलिए इस इंटीग्रेशन में ये बाहर है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं, where we have taken E out of the integral as it is constant on this Gaussian surface S। ठीक है, और जो एरिया जो मैंने निकाला है 2 पाई RL, वो तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस यहाँ मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ, आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हो। द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस of a cylinder of radius R and length L is 2 पाई RL। ओके, दैट इज ये जो मैंने वैल्यू लिखा है, ये लिखा है डबल इंटीग्रेशन, मतलब एरिया इंटीग्रेशन बोलते हैं इसे, जो कि आया 2 पाई RL। कर्व सरफेस के लिए लेंथ कैपिटल ले लिया गया है, तो यहाँ पे कैपिटल L लिख लें, ये आ गया 2 पाई RL। ओके, नाउ वी हैव गॉस लॉ से, फ्रॉम गॉस लॉ नाउ फ्रॉम गॉस लॉ we have E into 2 पाई RL
इक्वल्स टू मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Q इनक्लोज्ड अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 3 लिख देते हैं। अब देखो, क्योंकि हमें दिया गया है कि लिनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, तो लेमडा इंटू एल क्या होगा, टोटल चार्ज इंक्लूड। अभी मैं पहले लिख दूं फिर समझाता हूं। फॉर द यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी लेमडा, फॉर द यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी लेमडा the charge enclosed by the cylinder by the cylinder of length L is given by, तो Q the total charge enclosed by the Gaussian surface, तो ये लाइन इंटीग्रल आएगा लेमडा dl लिमिट 0 टू L, क्योंकि मैंने जो लेंथ लिया है गॉसियन सरफेस का कैपिटल L लिया, लेमडा क्योंकि यूनिफॉर्म है कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे इंटीग्रल से, आ जाएगा 0 टू L और dl का इंटीग्रेशन L आ गया, ये हो गया लेमडा L। ऐसा क्यों लिखा, लेमडा बाहर क्यों रखा, क्योंकि लेमडा कांस्टेंट है। सिंस लेमडा इज कांस्टेंट। ओके, तो ये इक्वेशन 4 लिख लेते हैं और दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 we get in equation 3 we get, वैल्यू पुट करेंगे, E इक्वल्स टू आ जाएगा, क्या है पहले देख लो, Q enclosed अपॉन 2 पाई
एप्सिलॉन नॉट आर एल इक्वल्स टू, तो ये आ गया लेमडा एल। क्यू इनक्लोज को क्या लिखेंगे, लेमडा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, और एल एल कैंसिल हो गया, तो फाइनली E इक्वल्स टू आ गया लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब इसे आप जितने शॉर्ट में लिख सकते हैं लिख लें। डेरिवेशन यही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, आर आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज और चार्ज्ड वायर। द इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, वो तो पहले भी लिखे हुए हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड is directed perpendicular the electric field is directed perpendicular to the line charge or charged wire। और चार्ज्ड वायर, ओके। तो ये एक क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी देखते हैं, ठीक है। करना तो हमें 3 ही है आउट ऑफ 5, बट हमें यहाँ मैं सारा सॉल्व करूंगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पे। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, ये है सेकंड पार्ट। क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व पॉइसन्स इक्वेशन टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज along the x-axis having constant charge per unit length for the following boundary conditions। बाउंड्री कंडीशन दिया है कि भी पोटेंशियल x का फंक्शन होगा, और अगर x जीरो है तो पोटेंशियल जीरो होगा। x जीरो पे पोटेंशियल क्या लेना है, जीरो, और x इक्वल टू एल पे पोटेंशियल v नॉट दिया गया है। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए आराम से, इसका आंसर लिखते हैं। हो गया, कर लिए। अब आगे देखते हैं।
ये जो फर्स्ट क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व किया पार्ट है, इसमें देखो एल लेंथ का गॉसियन सरफेस लिए हैं, इसके अंदर कितना चार्ज आएगा, जितना पोर्शन अंदर है उतना ही चार्ज इनक्लोज होगा। तो वो अभी मैंने समझाया था अभी आपको कि क्यू इनक्लोज इक्वल टू लेमडा एल आएगा। तो लेमडा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, और लेंथ कितना लेंथ अंदर है गॉसियन सरफेस के अंदर, एल लेंथ, तो लेमडा इंटू एल हो जाएगा। लाइन चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो एल लेंथ में कितना चार्ज होगा, लेमडा एल। तो वो ये यहाँ पे एक्सप्लेन यही किया गया था इंटीग्रेट करके, ये वाला पार्ट। ठीक है, इक्वेशन 4। हाँ चलिए आइए, अभी क्वेश्चन तो आपने लिख लिया सेकंड पार्ट, अब क्वेश्चन दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, अब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन है, सॉल्व पॉइसन्स इक्वेशन टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज along the x-axis having constant charge per unit length for the following boundary conditions. बाउंड्री कंडीशंस है वी एक्स इक्वल्स टू जीरो, मतलब वी एक्स का फंक्शन है तो पोटेंशियल जीरो है एक्स जीरो पे, और पोटेंशियल वी नॉट है एट एक्स इक्वल टू एल। ठीक है, तो अब सॉल्व किया जाए। ओके, तो पहले पॉइसन्स इक्वेशन क्या होता है पहले वो लिख लें हम लोग। पॉइसन्स इक्वेशन along the x-axis for a line charge having constant charge per unit length having constant charge per unit length is Poisson's equation along the x-axis for a line charge having constant charge per unit length is, ये होगा, ये होता है डी स्क्वायर वी डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू माइनस रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो दो बार अगर इंटीग्रेट कर दें एक्स के रिस्पेक्ट में तो v निकल जाएगा, एंड इट्स सॉल्यूशन आफ्टर इंटीग्रेशन is वी एक्स इक्वल्स टू, देखो पहले हम इसे इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। ओके, ये आएगा माइनस
रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन 2 बार करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट बार में जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो एक्स सी आएगा, इसे मैंने सी एक्स लिख लिया। फिर दोबारा जब करोगे इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट ही आ जाएगा, तो ये इंटीग्रेट करके आएगा, यही आएगा, ठीक है। नाउ फॉर वी एक्स इक्वल्स टू जीरो, मतलब पोटेंशियल वी जो है, वी की वैल्यू जीरो है, ऐसा क्वेश्चन दिया है, कब, जब एक्स कितना है, जीरो है, एक्स जीरो पे। तो अगर ये वैल्यू हम पुट कर दें इस इक्वेशन में, यहाँ पुट कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें डी की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। वी गेट, अब जरा पुट करो वैल्यू, तो वी एक्स जीरो हो गया, एक्स जीरो तो ये भी जीरो, सी एक्स जीरो प्लस डी, तो डी कितना आ गया, डी क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी जीरो आ जाएगा, डी की वैल्यू, तो वी गेट डी इक्वल्स टू जीरो। नो अगेन फॉर वी, अब दूसरा जो कंडीशन दिया है, बाउंड्री कंडीशन दिया है, वी का वैल्यू दिया है वी नॉट एट एक्स इक्वल्स टू एल पे, तो एक्स की वैल्यू एल पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो क्या होगा, वी नॉट, करेक्ट है, माइनस, अब ये एक्स की वैल्यू एल है तो माइनस रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस सी एल प्लस डी, डी तो जीरो हो चुका है, तो अब ये क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, सी एल निकालना है, तो बताओ सी एल क्या हो जाएगा, तो सी एल आ जाएगा वी नॉट प्लस रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वी नॉट बाय एल, वी नॉट बाय एल, ठीक है, और प्लस रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट एल इंटू एल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मैं इसे एक काम करता हूँ, सीक्वेंस में लिख देता हूँ, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब कांस्टेंट की वैल्यू निकाल करके पुट करना है, यही तो करना है, तो ये आ गया, एक्स इक्वल टू एल, देन वी गेट, इसको पूरा सॉल्व करके नीचे ही लिख देते हैं, तो ये आएगा, वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये आ जाएगा वी नॉट इक्वल्स टू माइनस रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर प्लस सी एक्स क्या हो जाएगा, सी एल, और डी तो जीरो ही है, उसके बाद ये आ गया सी एल इक्वल्स टू रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर प्लस वी नॉट। नेक्स्ट स्टेप सी हमारा आ गया, ये हो जाएगा रो नॉट एल, अब एल को ले आओ राइट हैंड साइड, डिवाइड हो जाएगा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस वी नॉट अपॉन एल, देयरफॉर
अब हमारा Vx आ गया, क्योंकि हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल चुके हैं। x का फंक्शन है v, और वो आया रो नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो नॉट है 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स था, तो c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, रो नॉट l अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस v नॉट अपॉन l। सी एक्स था, c की वैल्यू पुट कर दिए, x और d तो 0 ही आया था। तो देखो यहाँ पे हमें निकालना क्या था, हमें यहाँ पे कहा गया था कि आप ऑब्टेन करें पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। तो पोटेंशियल तो हम निकाल लिए, एक तो आंसर हमें मिल गया, ठीक है, ये कंप्लीट। अब फील्ड की बात कर रहा है, तो फील्ड भी देखेंगे। चलो सेकंड पार्ट जो है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। नो वेक्टर ई। अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन का, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ये डेल ग्रेडियंट आ गया v। तो ये होगा, क्योंकि सिंगल वेरिएबल फंक्शन है पोटेंशियल, तो सीधा डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन dv बाय dx आई कैप। और v तो हम निकाल ही चुके हैं, तो d बाय dx, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर जो इक्वेशन आया v के लिए, तो v का एक्सप्रेशन है माइनस रो नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस रो नॉट l अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस v नॉट बाय l इंटू एक्स आई कैप इक्वल्स टू माइनस, अब देखो इंटीग्रेट करके लिख रहे हैं, माइनस रो नॉट, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, डिफरेंशिएट करके माइनस रो नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस, अब इधर तो x है, तो कोएफिशिएंट में सारा कांस्टेंट ही, x का 1 हो गया डिफरेंशिएशन, ये आ गया रो नॉट l 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस v नॉट अपॉन l, ये आ गया आई कैप। ओके, तो ये देखो, ये टू और ये टू कैंसिल हो गया। ओके, तो ये आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया रो नॉट एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस रो नॉट एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन माइनस साइन को अगर हम यूज करें जो बाहर है, अब ब्रैकेट हटा दें, तो अंदर का साइन सारा चेंज होता जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये जो प्लस था वी नॉट बाय एल के पहले, वो भी माइनस हो जाएगा, वी नॉट अपॉन एल
बस आई कैप। तो फाइनली वेक्टर ई हम फाइंड कर लिए हैं। यह मैंने बताना था वेक्टर ई क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई इक्वल्स टू, अच्छा इसमें देखो कॉमन क्या है, जो लास्ट के जो दो टर्म हैं, ऐसे इसमें रो नॉट, रो फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट जो दो टर्म्स है रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा x माइनस एल बाई टू माइनस वी नॉट बाय एल। तो ये आ गया फाइनल आंसर आई कैप। तो फील्ड भी निकल गया और पोटेंशियल भी निकल गया। यही दो कहा गया था आपको पता करने के लिए। तो ये आंसर आ गया। देखो 21 को एग्जाम है इस पेपर का, MH 002 और 003 का। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होगा। कम से कम दो क्वेश्चन तो रिपीट जरूर होंगे। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं सी डी, है ना, और ई, ये नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके, ठीक। तो आज की कहानी यहाँ ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।